नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी बाजार पर तो नजर रहेंगी, लेकिन यहां से सीधे रुख करते हैं अमूल के गोल्डन जुबली समारोह का, जहां पर पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा मिल्क यूनियन के रूप में रखी गई। समय के साथ डेयरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। आज जब भारत विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के डेयरी सेक्टर की ये सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है, उसकी करीब 70% लाभार्थी बहनें, बेटियां ही है। सरकार के प्रयास से पिछले 10 साल में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है।
पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इन्हें 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद दी। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं, उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। ऐसी अनेक योजनाओं की वजह से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस अभियान के तहत अभी शुरुआत में गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये आधुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में नमो ड्रोन दीदियां कीटनाशक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि यहां गुजरात में भी हमारी डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बड़ा काम किया था। हमने सुनिश्चित किया कि डेयरी का पैसा हमारी बहनों बेटियों के बैंक खातों में सीधा जमा हो। मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी अमूल की प्रशंसा करूंगा। हर गांव में माइक्रो एटीएम लगने से पशुपालकों को पैसा निकालने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे पीएम मोदी को अमूल के इवेंट से, जहां पर वो अमूल के योगदान पर बातचीत करते हुए। लेकिन आगे बढ़ते हुए और अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट खबर की, शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, और वो है किसानों से भी के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार ने गन्ने की जो एफआरपी है वो 25 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दी है। इसी डेवलपमेंट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी मौजूद है। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपका इंस्टेंट कमेंट लेना चाहेंगे। जो एफआरपी में सरकार ने लगभग 8% का इंक्रीज किया है, कैसे आप इसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से कितना बड़ा डिसीजन है ये, और किसानों को कितना फायदा होता हुआ दिखेगा? देखिए, ये डिसीजन जो है डेफिनेटली काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और आज के हालात में जहाँ की आप देख रहे हैं कि फार्मर एजिटेशन चल रहा है पंजाब हरियाणा में, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज गया है यूपी के स्पेशली केन फार्मर्स को कि देखिए गवर्नमेंट उनकी तकलीफों के ऊपर डेफिनेट तवज्जो दे रही है और उनके इनकम को डेफिनेटली बढ़ावा देगी। और उसी के मुतल्लिक मैं समझता हूँ ये अगले साल से इन लोगों ने इसका एफआरपी का इंक्रीज किया है ऑलमोस्ट 8%। और इसके साथ मैं समझता हूँ ये जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री के लिए ये प्रैक्टिकली न्यूट्रल है। इसका एक मैसेज तो ये क्लियर हो गया है कि आज की तारीख में जो शक्कर के दाम थोड़े से दब रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने जो शुरू में अंदाज लगाया था कि 29-29.5 मिलियन टन शक्कर पैदा होगी, उसकी जगह अभी कहीं ज्यादा पैदा हो रही है, तो उसको एक थोड़ा रोक लगेगा। और मैं समझता हूँ जो मैसेज जाएगा नीचे कंज्यूमर्स को भी कि भी ये जो प्राइजेस हैं ये बिल्कुल नीचे के बॉटम प्राइजेस हैं। और जहां तक नेक्स्ट ईयर का सवाल है, जबकि ये एफआरपी लागू होगा, उस समय गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है और जो एथेनॉल का प्राइस है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग शुरू से रही है कि जितना एफआरपी बढ़ेगा उसी के प्रपोर्शन में एमएसपी और ये क्या नाम एथेनॉल का प्राइस सूटेबली ट्वीक किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न लॉन्ग टर्म न्यूट्रल और मे बी गुड, क्योंकि इससे एक और फर्क ये पड़ेगा किसानों को
गन्ने की तरफ उनका जो रुझान अगर कम होने की बातें आ रही थी, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा। और जो अभी आज अपने सुन रहे हैं कि बरसात पानी भी नेक्स्ट सीजन का अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म। हाँ जी। अच्छा, तो अतुल जी, आमतौर पे जब एफआरपी बढ़ता है तो नजरें टिकती हैं फिर सीधे सैप पर, जो कि स्पेशली उत्तर प्रदेश में लागू होता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें कि सैप भी अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाएगी? और अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं तो कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? नहीं, मैं समझता हूँ सैप तो अभी नहीं बढ़ाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी यूपी में ऑलरेडी आप देखिए मुश्किल से मैं समझता हूँ महीना भर भी नहीं हुआ होगा सैप को बढ़े हुए। तो सैप तो अभी तो मैं नहीं समझता, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि कोई सैप अभी बढ़ेगा, क्योंकि उसको अभी बढ़ाने की कोई खास वजह भी नहीं है। और ये भी जो प्राइजेस हैं, ये एफआरपी लागू होगा नेक्स्ट सीजन में, आज नहीं लागू होगा। तो ये चीज मैं जरा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये इसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं है। हाँ जी। ओके, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर हम सैप की बात करें तो जो आपने कहा हाल ही में बढ़ोतरी हुई थी सीजन के लिए, वो 20 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन ठीक है, भले ही चाहिए एफआरपी अगले सीजन के लिए सरकार ने अनाउंस की है, बट मे बी लेटर, क्या पॉसिबल है रिवीजन सैप में? इसका जवाब यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब या वहां के शुगर मिनिस्टर वही दे सकते हैं। हम लोगों के पास तो इसका जवाब नहीं है, और एक्सपेक्ट हम नहीं करते कि सैप बढ़े जी, और आशा भी नहीं करते कि बढ़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो ये तो सैप पर बात हुई, महीने भर पहले ही हमने 20 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी सैप में होते हुए देखी थी। लेकिन चलिए, शुक्रिया अतुल जी आने के लिए शो में और क्विकली अपने व्यूज़ देने के लिए इस डेवलपमेंट पर, कितना फ़ायदा होगा किसानों को या फिर इसके क्या मायने हैं। शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ पर भी। और स्ट्रैटेजीज़ पर जाने से पहले लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और बात करेंगे कि सरकार ने जो पंजाब के किसानों के हित में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को अगर बात करें तो सरकार ने 5 फसलों के लिए बेहतर विकल्प देने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि किसानों ने इसे ठुकरा दिया। और क्या हालात हैं फिलहाल के, क्या अपडेट है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सभी डिटेल्स लेकर दिल्ली से लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ है अब तक और क्या एक्सपेक्ट करें आगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से किसान अपने आंदोलन पर अडिग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इसको लेकर बिल्कुल सक्रिय नहीं है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश इस बात की हो रही है कि किसानों के हित में कोई एक आपसी सहमति से प्रस्ताव तैयार किया जाए। और इसी कोशिश के तहत पिछले हफ्ते सरकार ने एक बहुत ही कारगर फॉर्मूला सौंपा था। फॉर्मूला ये सौंपा था कि आप धान और गेहूं की खेती करने में थोड़ी सी रुचि कम दिखाइए, 5 अलग अलग फसलें हैं उसमें रुचि ज़्यादा दिखाइए, जैसे मक्का, कॉटन, उड़द, मसूर, ऐसे 5 फसलों के एमएसपी के हिसाब से हम आपसे खरीदेंगे। जो सरकारी एजेंसियां हैं वो एजेंसियां आपसे खरीदेंगी, सीसीआई, नेफेड जैसी एजेंसियां खरीदेंगी। इसके लिए हम कांटेक्ट करेंगे, एमएसपी से जितना भी नीचे जाएगा तो हम सारा माल खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे सरकार की सोच ये थी कि इस प्रस्ताव को अगर पंजाब के किसान स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि परंपरागत तरीके से जो चावल और गेहूं की खेती की जा रही है उससे हट करके फोकस इन 5 फसलों की तरफ बढ़ेगा। ये सरकार का मानना है कि ऐसा करने से पंजाब के किसानों के लिए लॉन्ग टर्म में काफी हित के लिए है। लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये ठुकराया जाना अगर कहें तो पंजाब के किसानों के लॉन्ग टर्म में उनके लिए नुकसानदेह है या फिर उनके हित के खिलाफ है। इसके पीछे दरअसल एक खास वजह है। खास वजह यह है कि खास तौर से धान की खेती किए जाने की वजह से पंजाब में जल स्तर काफी ज्यादा तेजी से गिरता जा रहा है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 138 ब्लॉक का सर्वेक्षण किया गया, उसमें यह पाया गया कि 109 ब्लॉक में काफी ज्यादा पानी का शोषण हुआ है। 2 ब्लॉक में तो जल स्तर क्रिटिकल स्तर पर जा चुका है और 5 ब्लॉक में सेमी क्रिटिकल स्तर पर जा चुका है। सिर्फ 22 ब्लॉक हैं जहां पे सुरक्षित है। तो कोशिश अब ये होनी चाहिए कि धान गेहूं की खेती कम हो, मक्का, उड़द, मसूर जैसी खेती को ज्यादा हो। इस वजह सरकार ने प्रस्ताव दिया था। सरकार ने यहां तक कहा था कि 5 साल तक ट्रांजिशन पीरियड में अगर कोई आपको आर्थिक नुकसान होगा तो इस
इसका हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देंगे। तो एक तरीके से कहें तो सरकार इस पंजाब के किसानों के लॉन्ग टर्म हित में सोच रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि किसान अभी तक शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि ये सहमति नहीं बन पा रही है। शुक्रिया लक्ष्मणी डिटेल्स बताने के लिए। तो सहमति तो अभी नहीं बनी है। सरकार लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से किसानों के फायदे की बात कर रही है, लेकिन किसान अपनी जिद पर फिलहाल अडिग हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। लौटेंगे और लेंगे ट्रेड एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। रविंद्र राव और भूपेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं ट्रेड्स की। पहले लेते हैं कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। रविंद्र नमस्कार, बताइए पहले तो आपके टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। हिसाब से गोल्ड आज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। पॉसिबिलिटी है कि एक बार 62,350 तक प्राइसेस जा सकते हैं। एफओएमसी मिनट्स के बाद अभी कोई मेजर प्रेशर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही मिनट्स का कम आया है। और उसके अलावा मेरे हिसाब से पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आई थिंक नेचुरल गैस एक काफी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, क्योंकि काफी एक फॉल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग नेचुरल गैस में दिखाई दिया है और ये मंथली सपोर्ट के आसपास है। तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पॉसिबिलिटी है कि एक बार 180 से लेके 200 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो आई थिंक नेचुरल गैस इज अ गुड शॉर्ट टर्म कैंडिडेट। तो इसका रिसेंट लो था टुवर्ड्स 126, उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड हमें लगता है कि 180 से 200 तक के लेवल्स नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल। ओके, तो ये ट्रेड्स आप ले सकते हैं। नेशनल गैस पर रहेगा फोकस, जो कि ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है। यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। भूपेश, गुड मॉर्निंग। आपने कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या? जी नमस्कार मैडम। यस, ट्रेड निकाले मैंने। अभी क्रूड ऑयल वायदा 6,491 के आसपास चल रहा है। इसको 6,470 के नीचे इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 6,523 के स्टॉप लॉस रहेंगे। नीचे में लक्ष्य 6,410 और 6,370 तक के संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के बाजार में मुझे आज गोल्ड का बाजार पॉजिटिव लगता है और सिल्वर का बाजार नेगेटिव लगता है। आज दोनों ही बाजारों में एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है काफी लंबे अंतराल के बाद। तो जहां कहीं भी गोल्ड के बाजार में 62,050 के आसपास गोल्ड मिलता है, वहां खरीदारी करनी चाहिए। 61,900 के स्टॉप लॉस रहेंगे। 62,250 और 62,350 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये रही गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। साथ ही क्रूड पर भी आपको राय मिली है। अच्छा रविंद्र, पूरे बेस मेटल पैक पर एक क्विक कमेंट। फिलहाल तो एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिख रहा है। 700 तक पहुंचे थे कॉपर के भाव, वहां से रिकवर होकर 720-25 के आसपास आ चुके हैं और वही बाकी बेस मेटल्स में भी देखने को मिल रहा है। क्या आउटलुक है यहाँ से पूरी पैक पर और कुछ स्ट्रैटेजीज है क्या यहाँ? दीपाली, मेरे हिसाब से बेस मेटल्स में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी फ्रॉम द लोअर साइड थैंक्स टू द स्टिमुलस फ्रॉम चाइना। लेकिन अभी भी एक आई वुड से कि एक ऊपर पे एक रिजेक्शंस आ रहे हैं। अगर कॉपर को देखें तो कॉपर में 725 से लेके 730 तक एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। कॉपर में एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि वीकली चार्ट्स पर एक अच्छा बुलिश एनगल्फिंग बना है, लेकिन इसका जो कंफर्मेशन है फॉर द नियर मंथ वो 725 के ऊपर आएगा क्लोजिंग वीकली बेसिस पे, और जो नेक्स्ट मंथ है वो अराउंड 730 के ऊपर वीकली क्लोजिंग पे आएगा। तो अगर उसके ऊपर आ जाता है, ये क्लोजिंग आ जाता है, तो मेरे हिसाब से कॉपर में हम 745 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से कॉपर में थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पॉसिबिलिटी है कि एक बार 720 से 721 तक के लेवल्स दिख सकता है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेल किया जा सकता है। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक वेट फॉर अ कंफर्मेशन अबाउट 725 वीकली क्लोजिंग। अगर जिंक की बात करें तो जिंक में थोड़ा सा एक डाउनसाइड दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है यहाँ से और 2-3 रुपए करेक्ट हो सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कॉपर और जिंक दोनों ही थोड़ा सा वीकर साइड पे है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कॉपर के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। 725 के ऊपर मुझे लगता है कि एक अच्छा ओके, तो वेट एंड वॉच करने की सलाह है कॉपर पर, स्पेशली 725 के ऊपर अगर टिकता है तो यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। चलिए, शुक्रिया रविंद्र और भूपेश क्विक कमेंट्स और व्यूज अपने स्ट्रैटेजीज पर देने के लिए। ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई समय की कमी की वजह से, बट थैंक यू शो में आने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।